अब शुरू करते हैं हम मौलिक अधिकार। ये सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इनको पढ़ते हैं, या उनके लिए कहें कि जिन्होंने तैयारी शुरू की है कि हाँ हम सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं, तो उन्हें संविधान बहुत अच्छा लगता है, पॉलिटी अच्छी लगती है और पढ़ना भी चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए। तो संविधान में जो भाग हैं बताए थे ना आपको कि 25 हैं। अब हमारे सिलेबस में जो भाग 1 है वो दिया नहीं है, भाग दूसरा भी नहीं दिया हुआ है, भाग तीसरे से शुरुआत है, यानी मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं फिर भी आपको आगे चल करके भाग 1 बताऊंगा जिसमें राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान है, भाग 2 बताऊंगा जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ये इसलिए क्योंकि करंट को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीए जो चल रहा है तो इसको लेकर के हो सकता है नागरिकता संबंधी कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी बताएंगे। लेकिन इसके बाद तो हम चलते हैं, संविधान का है भाग नंबर 3। अब इस भाग में आर्टिकल कहां से लेके कहां तक आते हैं, तो 12 से लेके 35, 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल दिए हुए हैं। इसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, हम इन्हें बोलते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। आगे चल करके इसमें से एक मौलिक अधिकार जो है यहां से हटा दिया जाता है, तो वो 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया। यानी अब वह मौलिक अधिकार नहीं है, वह एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। उसे आर्टिकल नंबर 300A में या 300 क में जगह दी गई, तो उसको भी हम समझ लेंगे, है ना। तो मौलिक अधिकार जो हैं, अब पहली बात आती है कि इनको अधिकार और फिर शब्द जोड़ा हुआ है मौलिक, यानी फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो वे अधिकार जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, यानी डिग्निफाइड लाइफ, आपका जीवन गुलामों जैसा जीवन ना रहे। अंग्रेजों के समय हमारी कोई मतलब पहचान नहीं होती थी, एक तरीके से हम सब तो उनके बंधक थे, वो जो कहेंगे वो करना पड़ता था। अब यहां नहीं, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं जो, उनके लिए क्या जरूरी है, कुछ अधिकार होना चाहिए। तो बस ऐसे अधिकार जो हमारे संविधान में, यानी हमारे देश की जो सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ है, वहां जिनको जगह दी गई है उन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। इनके उल्लंघन होने पर, वायलेशन होने पर कहां जा सकते हैं आप? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी इनकी रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इस कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं एक तरीके से क्या है, यानी ये संविधान के द्वारा दी गई गारंटियां हैं। गारंटी जैसे आजकल वो मोदी जी प्रचारित करते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो ये मोदी की गारंटी है, मतलब वो तो एक राजनीतिक उनका नारा कह लो, उनके राजनीतिक प्रचार के तरीके कह लो। लेकिन ये जो गारंटियां हैं ये संविधान ने दी हैं। ये कैसी गारंटी हैं? यानी ये वो कुछ फंडामेंटल मूलभूत दशाएं हैं, कंडीशन है जो हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को प्रदान की गई है, जिनकी वजह से हमें ये लगेगा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में व्यक्ति के लिए जो गारंटियां आवश्यक हैं, यानी वो अधिकार जो आवश्यक है, वो हमें संविधान गारंटी प्रदान कर देता है। उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। गारंटी प्रदान करता है ये आपको मिलेगा और कोई इसे नहीं छीन सकता। छीनेंगे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई हाई कोर्ट नहीं लगेगा, सीधे आप कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। शॉर्ट में बात करें फंडामेंटल राइट। आगे फंडामेंटल राइट जो है, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? जैसे हमने प्रस्तावना का महत्व देखा था कि हाँ इसका महत्व है कि ये संविधान की व्याख्या करती है, ये बताती है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, ये बताती है कि हम नागरिकों को क्या अधिकार मिले हैं। वैसे ही इन मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, तो वो महत्व और ये सब बातें ना जब इनको पढ़ लेंगे तो अपने आप से थोड़ी स्पष्ट होंगी। तो अब चलते हैं कि संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। वो जो मौलिक अधिकार हैं वो 7 हुआ करते थे, आज हमें 6 मिले हैं। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उपचार का मतलब है जब कोई बीमार होता है तभी तो उसका उपचार करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा ही है कि जब मौलिक अधिकार बीमार हो जाएंगे तो उनका उपचार भी यही होता है। तो मौलिक अधिकार 6 मिले हुए हैं वर्तमान में। क्लियर है ये बात? कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ओनली इंडियन सिटीजन, ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि यदि कोई विदेशी भी है लेकिन भारत भूमि पर है तो उसको भी कुछ अधिकार मिलते हैं, है ना। तो ऐसे करके इसको हम बांट सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अधिकार जो है ये किसको मिला हुआ है? भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, लेकिन विदेशी ये क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है ये विदेशियों को भी मिला हुआ है। अभी इन सारे आर्टिकल को धीरे धीरे हमें समझना भी है और रटना भी, ठीक है। आगे क्या करते हैं कि हम मौलिक अधिकारों को, कुछ मौलिक अधिकार पॉजिटिव माने गए हैं, धनात्मक कह लो या सकारात्मक, कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक के रूप में बांटे गए हैं और कुछ नकारात्मक माने गए हैं। सकारात्मक का मतलब यह हो गया कि ये हम नागरिकों को कुछ करने की स्वतंत्रता देते हैं, कुछ हमें अधिकार प्रदान कर देते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। जैसे आप जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अपना लो, जिस धर्म के अनुसार चाहो उसके आधार पर आप प्रैक्टिस करो। आप चाहो सुबह एक धर्म को अपना लो, शाम को दूसरे को अपना लो, है ना। तो इस पर आपको कोई रोक टोक नहीं लगी हुई, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक तरीके से सकारात्मक है ना। और कुछ अधिकारों को नकारात्मक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ये प्रतिबंध लगाता है हमारे ऊपर नहीं, राज्य के ऊपर। राज्य से मतलब सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता हो, या कोई भी कानून बिना हमें पूर्व सूचना के लागू नहीं कर सकती, ऐसी बातें आती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 से 35 बताए थे, कुछ आर्टिकल तो बिल्कुल हमें रट लेना है हर हाल में, और कुछ आर्टिकल जो हैं हम छोड़ भी सकते। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं। इसमें राज्य को परिभाषित किया जा रहा है। राज्य यानी स्टेट, पॉलिटी के अंतर्गत। यहां स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टेट का मतलब होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे इसमें मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इवन केंद्र सरकार के अंडर जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी आते हैं, तो भारत सरकार ये भी राज्य कहलाएगी। संसद, पार्लियामेंट, ये भी राज्य कहलाएगी। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद, ये भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। या इनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था, व्यक्ति। मोटे तौर पर ऐसे समझ लो कि हर वह संस्था, हर वह व्यक्ति जिसके पास अधिकार है कानून बनाने का, रूल बनाने का, नियम बनाने का, वो राज्य कहलाएगा। अगर कलेक्टर कोई कानून बनाता है तो वो भी राज्य है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया है। प्रश्न आता है क्यों परिभाषित किया, जरूरत क्या है? आप तो मौलिक अधिकार बताओ ना सीधे सीधे, क्योंकि इसकी हेडिंग तो मौलिक अधिकार है ना। आप राज्य को क्यों परिभाषित कर रहे हो? मौलिक अधिकार जो हैं हमें मिले हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। यानी कि मुझे सुरक्षा मिली है कि मेरा शोषण ये नहीं कर सकता। कौन? इसका नाम है राज्य। तो राज्य बताना पड़ेगा ना भाई, राज्य है कौन, इसलिए तो राज्य को यहां डिफाइन किया गया है कि राज्य क्या होता है। तो याद हो जाएगा आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य के विधानमंडल या अन्य कोई भी ऐसी संस्था
जो इनकी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसके पास नियम, विनियम, उपनियम बनाने की शक्ति है, वो सब राज्य कहलाते हैं। और सरल सा है, ठीक। आर्टिकल नंबर 13, 13 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? 13 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों में कमी करता हो या मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो। दोनों अलग बातें हैं। एक है मौलिक अधिकारों में कमी करना और एक है मौलिक अधिकारों में समाप्त करना। ऐसे समझो आपको पॉकेट खर्च मिलता था 100 रुपए, ये आपका फंडामेंटल राइट है, अब इसको घटा के 50 रुपए कर दिया तो कमी हो गई, मिल तो रहा है, और दूसरी तरफ आपको पूरा बंद कर दिया तो एक तरफ फंड समाप्त होना यानी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया, और कमी करना। तो ये ऐसा कोई भी कानून बनाया जाए जो कि मौलिक अधिकारों में कमी करता है या मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है तो वह कानून निरस्त हो जाएगा। अगर उसने मौलिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त किया है तो पूरा कानून निरस्त हो जाएगा। यदि उसने एक हद तक कमी की है यानी मौलिक अधिकारों को एक सीमा तक प्रभावित किया है तो उस सीमा तक वह कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ये बात? और इसको डिटेल में चलते हैं। देखो, कानून मैंने दो तरीके से हुए। कानून ऐसा भी हो सकता है जो संविधान लागू होने के पहले से चला आ रहा हो, और दूसरा संविधान लागू होने के बाद बनाया गया हो, है ना। तो आर्टिकल नंबर 13 का एक क्लॉज 1 है और दूसरा क्लॉज है 2। तो ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के पहले से बना हुआ है, अगर वह भी प्रभाव डालता है फंडामेंटल राइट पर तो वह भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो संविधान लागू होने के बाद बनाया जाए तो लागू होता है, नहीं। अगर संविधान लागू हो गया है और पहले से कोई कानून बना है जिसका प्रभाव फंडामेंटल राइट पर पड़ता है कि वो फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दे या फंडामेंटल राइट की कमी कर दे तो वो कैंसिल हो जाए। एक कानून मान लो ऐसा बना है जिसमें फंडामेंटल राइट में थोड़ी सी कमी की जाती है, इसके अलावा और उसमें प्रावधान है 10, 20, 15 और क्लॉज है, तब क्या होगा? सिर्फ उस हिस्से को कैंसिल करेंगे जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, बाकी हिस्से लागू रहेंगे क्योंकि उनसे मौलिक अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि ऐसा कोई कानून संविधान लागू होने के बाद बनाया जाता है तो वह भी निरस्त हो जाएगा। तो दोनों पर इक्वल इफेक्ट रखता है यानी समान रूप से प्रभाव रखता है आर्टिकल नंबर 13। याद रहेंगे, है ना। तो ऐसा चाहे वो कानून स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, ठीक। अब बात यह आती है कि कौन कर देगा निरस्त? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मौलिक अधिकार से असंगत या भिन्न कोई कानून बनाया जाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय निल कर देगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं? लेकिन एक बात याद रखना, हमारा पूरा जो संविधान था इसको बनाते समय वकीलों की संख्या ज्यादा थी। 389 जो सदस्य थे सबसे ज्यादा वकील थे, और वकील क्या करता है? बाल की खाल निकालता रहता है, वो तो किंतु परंतु में उलझता रहता है। इसलिए हर आर्टिकल में अपवाद है, मतलब एक जैसा लागू नहीं होता, अपवादों के साथ ये पूरा लागू होता है। तो ये फंडामेंटल राइट से असंगत कोई कानून है तो हर समय कैंसिल नहीं हो जाएगा। मान लो यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया जाता है, समान नागरिक संहिता, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। अब यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून इस मौलिक अधिकारों से टकराव रखता है, तब फिर वो प्रभावी होगा, ये प्रभावी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, ठीक। तो वो अपवाद भी मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये संपत्ति का अधिकार भी इसीलिए हटाया था, है ना, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करना चाह रहे थे वो। ऐसे ही अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून रखा हुआ है, 9th शेड्यूल, हमारी 12 अनुसूचियां हैं, 9वीं अनुसूची से संबंधित कोई कानून है जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उसको भी कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अब उसमें ये रूलिंग आई है
कि हाँ यदि वह मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है तो उसको भी कैंसिल कर सकते है ना। ऐसे ही कि नीति निर्देशक वाला मैंने आपको बता ही दिया, मिलिट्री शासन को अगर कोई प्रभावित करता है तो भी फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। तो इनको अभी लिखाते समय और बता देंगे। तो 12 नंबर आर्टिकल 13 नंबर आर्टिकल दोनों समझ गए। किंतु परंतु जो भी है, मतलब पढ़ रहे हो तो खुले दिमाग से कि हाँ कोई भी पूछ ले अब मैं बता दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा, है ना। अब चलते हैं हम एक एक करके मौलिक अधिकारों पर। तो जो मौलिक अधिकार संपत्ति वाला हटाया, उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था, 44th अमेंडमेंट ये हुआ था। मोरारजी देसाई सरकार के समय इंदिरा गांधी ने 42वां किया था। तो 42वें संशोधन के द्वारा उन्होंने संविधान को बड़ा छिन्न भिन्न कर दिया था। इन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। हर अधिकार जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं ये भी याद रखना है। तो जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात की थी ना, 14 से लेके 18 तक आते हैं। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता में 19 से 22 तक आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 तक आते हैं। संस्कृति और शिक्षा में भी 2 आर्टिकल हैं और संवैधानिक उपचारों में 1 आर्टिकल आता है 32। क्रम से एक एक करके इन आर्टिकल को देखते जाते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं, शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन। साउथ अफ्रीका। इतनी बड़ी बात भूल रहे हो? अरे अमेरिका। मौलिक अधिकार जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, वहां से लिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार वहां से लिए गए, लेकिन मौलिक अधिकारों की जो मांग थी वो पहले से शुरू हो चुकी थी हमारे देश में। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे उस समय थोड़े बहुत शोरों के साथ, यानी ज्यादा लोग फेवर में नहीं थे लेकिन थे जरूर। तो सबसे पहले इनकी मांग, लिख लो ये पॉइंट, 1895 में, 1895 में सबसे पहले उठाई गई थी। और उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये बनी है 1928 में। साइमन कमीशन जब आया था तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को जब कोई मानने को तैयार नहीं था तो वायसराय ने कहा था कि आप बना के दो। तो मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में, उसमें भी फंडामेंटल राइट संबंधी बातें की गई थी। तो अगले पॉइंट में लिख सकते हो, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार संबंधी मांग सन 1928 में उठाई गई। फिर मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई कुछ मांग जो है 1931 में, जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो वहां पर भी ये उठाई गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। अब मौलिक अधिकार क्या होंगे, कितने होंगे, ये बात नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ इन पर चर्चा जरूर की गई थी। तो 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भी यह मांग उठाई गई। 1935 का जो अधिनियम आया था ना, अंग्रेजों ने लागू किया था 1935, उसमें भी थोड़े बहुत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी, फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई थी 1935 में। ओके। फिर आता है कि जब संविधान सभा हमारी बनी, तो संविधान सभा जब बनी तो आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया था, एक बाई कमेटी बनाई गई थी। एक उप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये तो रही थोड़ी सी हिस्ट्री।
यानी ऐतिहासिक रूप से मौलिक अधिकारों की मांग हम कब कब उठाते रहे, कब क्या क्या इनका वर्णन हुआ है। अब मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो जिसका आर्टिकल नंबर सबसे पहले हम 14 रटेंगे अच्छे से। आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दो भाग कर दिए, और लगाने का मतलब ये है कि ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है ना। तो इसमें दो बातें की गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुछ भी जाति हो, कुछ भी उसका जेंडर हो, अमीर हो, गरीब हो, विधि यानी कानून के सामने सभी क्या होंगे? समान होंगे। यानी कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। विधि के समक्ष समता, समता बराबर। और दूसरी बात क्या कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, के कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार तब करेगा जब सामने वाले एक जैसे हों। यानी अगर सामने वाले अलग अलग हैं, मेल ग्रुप, फीमेल ग्रुप, अमीरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, तो सब पर एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा, अलग अलग व्यवहार करेगा। तो दोनों में अंतर आ गया। एक ये कहता है आप कुछ भी हो, सबके लिए एक जैसा कानून है। तब मैं आपसे यहां पूछूं कि इसमें कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, कौन सा आपको पॉजिटिव दिख रहा है हिस्सा और कौन सा इसमें दिख रहा है ना? यही बात आ रही है ना कि जहां कानून सबके साथ समान हो वो आपको सकारात्मक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नकारात्मक है। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी ने चोरी की और किसी ने हत्या की, दोनों को समान सजा नहीं देंगे। अपराध अलग अलग श्रेणी का है तो अलग अलग सजा निर्धारित होगी, सबको फांसी पे नहीं टांग देंगे। इसका अर्थ ये नहीं निकलता। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक अमीर आदमी चोरी करे और एक गरीब आदमी चोरी करे तो सजा दोनों को चोरी के लिए बराबर ही मिलेगी, यहां सजा में भेदभाव नहीं करेंगे। ये कहता है विधि के समक्ष समता, ठीक है। लेकिन विधि के समक्ष समता को नकारात्मक मानते हैं। कारण है इसमें कि देखो, व्यक्ति की यदि हत्या हो जाती है तो हत्या हुई है तो उसके लिए जिसने हत्या की है उसे उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो, यही कहता है कानून। मान लो सेल्फ डिफेंस में हत्या हुई, आप घर में बैठे थे, लुटेरे आए और आपके घर में लूटपाट मचाने लगे, आपने अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए उनसे संघर्ष हुआ, या तो तुम बचते या वो बचते। जब तुम्हारे पास यही चॉइस थी कि आप या मैं, तो मैंने उनको मारना उचित समझा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या करनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में आपको फांसी की सजा थोड़ी दे देंगे। एक बात, अगर हत्या करना अपराध है तो फिर जब लड़ाई होती है बॉर्डर पर दुश्मन देशों के साथ, तो सैनिक कत्लेआम करते हैं, उन्हें तो बहादुरी का पुरस्कार मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं ना। तो फिर यहां एक जैसा कृत्य तो नहीं हुआ ना। अगर ऐसा रहता, इसलिए ये क्या है? नकारात्मक है। कोई एक्सीडेंट से कोई मर गया तो उसको हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि इसने हत्या की। एक्सीडेंट, दुर्घटना है, उस नहीं चाहता था, ये तो दुर्घटना थी। मान लो ट्रेन जा रही थी, ब्रेक फेल हो गए, पलट गई, कितने लोग मर गए, तो क्या करोगे? उसको, ड्राइवर को फांसी की सजा दे दोगे? नहीं, ये तो एक्सीडेंट है ना। तो ये कानून क्या कर रहा है? सही से न्याय नहीं कर पा रहा है ना, सबको एक जैसा रख रहा है वो तो, इसलिए इसको नकारात्मक माना जाता है। और दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जहां व्यक्ति अगर एक जैसा है, यानी एक समूह पर, एक ग्रुप पर यह एक जैसा कानून लागू होगा, ठीक है, उसको सकारात्मक मानते हैं। जैसे समझ लो, इनकम टैक्स का उदाहरण ले लो, सबसे अच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाता है तो उसे 0% यानी कोई भी पैसा टैक्स के रूप में जमा नहीं करना पड़ता। 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, 20 से ऊपर
30%। ठीक है, अब यहां ऐसा कर दिया जाए कि नहीं, सब लोग 30% टैक्स भरेंगे। जो व्यक्ति 100 रुपए कमाए वो भी 30 रुपए देगा, और जो 10 लाख कमाए वो भी 30% के हिसाब से देगा। तो ये तो गलत हो गया ना। तो वो क्या कर रहा है, एक जैसे ग्रुप के साथ वे लोग जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है उन सबको उसने टैक्स फ्री कर दिया। वे लोग जिनकी इनकम 2.5 से 5 लाख तक है उन सबको 5% देना पड़े। या कोई कानून बना पुरुषों पर लागू होता है, वैसा ही महिलाओं पर लागू नहीं करते। लेकिन महिलाओं पर अगर कानून बना है तो सब महिलाओं पर एक जैसा लागू होगा। अगर पुरुषों के लिए कानून बना है तो सारे पुरुषों पर एक जैसा होगा, क्योंकि अब वो ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, तो एक समूह पर एक जैसा लागू होगा। क्लियर है ना, ये बात समझ गए, है ना। तो पहला जो कंसेप्ट है वो विधि के समक्ष समता, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारता है। कानून सभी के लिए एक जैसा होगा। दूसरा कहता है कि कानून सबके साथ एक जैसा तब होगा जब उन सबकी परिस्थिति, उनकी स्थिति एक जैसी होगी। ठीक, इस आधार पर भेदभाव हो जाता है ना। धर्म, जाति, जेंडर वो इसमें भी आ सकता है। 14 में कुछ पूछना है? क्या? हाँ हाँ हाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे एक शब्द होता है ना, चकबंदी। चकबंदी जानते हो? नहीं जानते। चकबंदी क्या होती है, जैसे मान के चलो आपका ये घर है, एक खेत आपका इस दिशा में आता है, ठीक, दूसरा खेत आपका इस दिशा में आता है, आपका पड़ोसी जो है उसका भी एक खेत यहां आता है और दूसरा खेत यहां आता है, आपके खेत से ही जुटा हुआ है। अब दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं, तो आप लोगों को डबल परिश्रम करना पड़ता है कि इधर भी ध्यान देना पड़ेगा, उधर भी ध्यान देना पड़ेगा, और आपके पड़ोसी को भी यही समस्या आ रही है। तो क्यों ना एक काम करो कि आप ये दोनों मिला करके एक ले लो और वो एक ले लो, तो जिससे क्या होगा कि एक ही जगह एक व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा, सुविधा हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं चकबंदी। के चक मतलब जगह होती थी, बंदी कर देना, यानी छोटे छोटे जो खेत थे उनको मिला करके बड़ा कर देना कि एक इधर उधर। लेकिन समस्या क्या आएगी, कहने में तो अच्छा, यूपी में तो कंपलसरी है ये, मगर एमपी में ये ऑप्शनल है। कारण कि ये खेत, ये जमीन तो उपजाऊ है, इधर की मान लो उपजाऊ नहीं हुई तो, सिंचित नहीं हुई तो फिर क्यों करेगा। तो कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग चलते हैं ना। वैसे ही जो सीलिंग एक्ट था, शुरुआत में जो सीलिंग एक्ट बना, तो पहले जमींदारों के पास खूब जमीन हुआ करती थी, अब तो नहीं है ना। तो सीलिंग एक्ट के तहत उनकी छीन ली गई। फिर एक आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने, भूदान आंदोलन चलाया था कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है अपनी स्वेच्छा से दान कर दो। भू मतलब जमीन, दान करो। लेकिन मात्र 1% 2% लोगों ने की थी, है ना। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि असीमित किसी के पास जमीन है। सरकार के रिकॉर्ड में वो फिर क्या करते हैं, पारिवारिक सदस्यों को दिखाते हैं, भी हमारे परिवार में इतने मेंबर, ज्वाइंट फैमिली की है, ऐसा रहता है। तो आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिला? मिल गया? नहीं मिला? पूछो पूछो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, अपने यहां नहीं है। मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, उस दौरान बंटवारा हो गया। आप जिस जगह बैठे हो ना, ये जमीन पहले प्राइवेट हुआ करती थी, ये पूरी की पूरी तो सरकार ने ले ली थी। अभी जहां पीएससी का ऑफिस है वो सिंधिया स्टेट की जगह हुआ करती थी, सरकार के अंडर में आ गई, विभागों को दे दी, हो गया ना, सड़क बनाने के काम आ गई। तो वो उस समय लागू किए गए थे फेज वाइज, ये मतलब है। तो डरो मत, अगर है भी जमीन बनाए रखो, ठीक है। चलो, बोला नहीं है, नहीं है। आर्टिकल नंबर 15 पर आते हैं। आर्टिकल नंबर 15 कहता है, इसने 5 बातें बताई हैं। पहला बोला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है जेंडर या लिंग, चौथा है नस्ल और 5वां है जन्म स्थान। ये 5 या इन 5 में से किसी भी आधार पर, है ना, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। अब राज्य के द्वारा से, तो इसलिए आर्टिकल 12 याद कर लो, राज्य की परिभाषा।
राज्य भारत सरकार हो, संसद हो, राज्य की सरकारें हो, राज्य के विधानमंडल हो या इनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाली कोई संस्था हो, तो उसके द्वारा ये 5 आधार पर या इन 5 में से किसी भी एक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे सड़क बनाई गई, हाईवे बनाया गया या कोई भी सड़क बनाई गई, किसने बनाई? राज्य ने बनाई ना। अब वहां पर वो आपको जाने से रोक दें या किसी स्पेशल व्यक्ति को ही जाने दें, बाकी को नहीं जाने दें, तो ये भेदभाव है ना। तो वो सड़क है पब्लिक के लिए, कोई भी जा सकता है, उसका जेंडर क्या है, जाति क्या है, ये पूछ के सड़क पे चलने देते हैं क्या? नहीं ना। रेलवे चल रही है, एयरलाइंस चल रही है, तो वहां पर क्या भेदभाव किया जाता है कि आप अपना इस जाति के लोग ही सिर्फ इसमें बैठेंगे या इस जेंडर के लोग ही बैठेंगे? नहीं करते ना। अब इसमें क्या है, हर आर्टिकल में क्लॉज है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है कि सामाजिक आधार पर और उसमें सांस्कृतिक शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अब जैसे बस बनाई या ट्रेन बनाई तो उसमें सीटें हैं पैसेंजर के लिए, लेकिन वहां आप देखते हो ना सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व है या महिलाओं के लिए आरक्षित है या दिव्यांग के लिए आरक्षित है। तो वो इस आधार पर, क्योंकि दूसरों से समानता नहीं रख पाते ना। अब जो दिव्यांग है वो शारीरिक रूप से असमर्थ है, इसलिए उसको आरक्षण किया जा रहा है ना। तो राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो समाज के पिछड़े हैं उनके लिए विशेष कानून बना सकती है। इसी आधार पर आरक्षण को लाया गया। अच्छा, ये सिर्फ राज्य पर ही लागू नहीं होता है। ऐसी काम, जैसे मैं क्लास चलाता हूं, अब मैं इस क्लास चलाता हूं तो मैं यहां पर ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं इस जाति वालों को पढ़ाऊंगा, या मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं सिर्फ इस जेंडर वालों को पढ़ाऊंगा। भाई क्लास चलाते हैं, सबके लिए है, तो आप जाति के आधार पर किसी को बैठने से मना नहीं कर सकते। हाँ, आपकी फीस अगर देता है तो उसको मना नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट आपने खोला, पब्लिक के लिए है ना। धर्म के आधार पर आपको हम पर किसी को प्रवेश से नहीं रोक सकते कि नहीं हम इस धर्म वालों को नहीं खाना खिलाते। आपने अगर लाइसेंस लिया है, रेस्टोरेंट खोला है, तो वो व्यक्ति आपको पैसे देगा, आपको खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 15 ये 5 या इन 5 में से किसी भी आधार पर, तो वो 5 चीजें, धर्म समझ में आ गया, जाति समझ में आ गया, जेंडर समझ में आ गया। फिर लिखा है जन्म स्थान, और एक शब्द है नस्ल। नस्ल रेस इसे बोलते हैं, यानी वंश से माना जाता है। जैसे आर्य है ना, उस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। जन्म के हिसाब से नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ, मूल निवास के हिसाब से कर सकते हो। जन्म स्थान जैसे आपका, मान के चलो आपका कोई गांव था, मूल निवासी आप राजस्थान के हो, तो भेदभाव कर सकते हैं, है ना। जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। तो ये 5 इन 5 के आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है। राज्य के द्वारा और लोक उपयोगी जो स्थल रहते हैं वो। नेक्स्ट है, दूसरी बात ये भी आती है कि यहां पर भी देखो, अब जैसे कहा ना कि हाँ आप जन्म के और इन सब के हिसाब से, आपने देखा होगा तंबाकू, गुटखा या शराब, यहां पर लिखा रहता है ना कि 18 वर्ष से कम आयु वालों को हम ये नहीं देंगे। तो यहां भेदभाव हो रहा है। वो बोले कि ये तो मेरे संविधान के मौलिक अधिकार का हनन है, मुझे तो केसर का स्वाद लेना है ना। लेकिन यहां पर यही देखा जा रहा है कि राज्य ने इस आधार पर कि भाई ये स्वास्थ्य पर विपरीत, ऐसे तो सब पर ही विपरीत डालती है। 18 साल वाला ऊपर वाला हो तो वो क्या स्टील बॉडी थोड़ी है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि बच्चों पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वो रोक सकते हैं। क्लियर है। ऐसी फिल्में होती हैं तो फिल्मों में भी एज लिमिट बनी रहती है कि ये एडल्ट के लिए है, ये पूरी फैमिली के लिए बनी हुई है, तो इस आधार पर ये किया जाता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि यही 5 बातें जो ऊपर बताई गई थी ना, धर्म, जाति, जेंडर, नस्ल और जन्म स्थान, ये 5 या इनमें से किसी भी आधार पर लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियां, नियोजन का मतलब होता है अवसर, लोक मतलब पब्लिक, तो पब्लिक जो जॉब है उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही बात आ गई कि सिर्फ ये बातें हैं ना, लेकिन सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर सकते हैं।
तो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो सामाजिक और शैक्षणिक किया गया, इकोनॉमिक का दिया नहीं था, है ना। तो उस आधार पर तो जाति का भी नहीं दिया था, आरक्षण तो अभी जातिगत है। तो इसमें मुद्दा ये फंसा, पेश ये फंसा कि चूंकि भारत में जातियां एक तरीके से व्यक्ति की परिस्थिति को बता देती हैं, तो इसलिए वो चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन में इस आधार पर विशेष वर्गों के लिए जो प्रावधान है वो कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन, कुछ इसमें क्वेरी हो तो पूछो। नहीं तो 16 नंबर हो गया। याद कैसे रखोगे? 14 में था विधि के समक्षमता, विधियों का समान संरक्षण। 15 में इन्हीं 5 आधारों पर राज्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, और 16 में इन 5 या 5 में से किसी एक पर सरकारी नौकरियों में नहीं करेगा, प्राइवेट में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि छुआछूत या इसे अस्पृश्यता भी बोलते हैं, अनटचेबिलिटी, इसका अंत कर दिया गया है। तो अनटचेबिलिटी से मतलब ये रहता है कि जैसे हमारे समाज में पहले चलता था, आज भी कुछ स्थानों पर, कि हम किसी पर्टिकुलर जाति का बना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, या उसका कच्चा भोजन नहीं खाएंगे, या उस व्यक्ति को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो ये संविधान ये कहता है कि चूंकि जो मनुष्य है, तो मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते। भाई जन्म तो सभी एक शूद्र के रूप में लेते हैं, व्यक्ति के कर्म व्यक्ति को बनाते थे, वो व्यवस्था अलग थी। तो यहाँ छुआछूत को अस्पृश्यता। आज आप देखो, आप आई बस से आए, पास में पैसेंजर कौन था, क्या आपने उसका जाति पूछी थी क्या? या आप बैठने से पहले पूछ रहे थे भैया मैं यहाँ बैठूंगा? नहीं। या आप बाहर जाते हो कहीं रेस्टोरेंट में, तो कौन खाना बनाता है, कौन सर्व करता है, क्या हम उसकी जाति पूछते हैं? नहीं ना। तो ये सब समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है रूरल एरियाज में, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आते आते खत्म हो जाएगा। तो ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है, और इसके संबंध में फिर विस्तृत कानून बनाया, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इसमें 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। तो 17 नंबर का आर्टिकल छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दे। आर्टिकल नंबर 18, यहां ये कहा गया है कि जो भी उपाधियां दी जाती थी वो सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन फिर वही, लेकिन सेना को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो उपाधियां मिलती हैं वो अभी भी दी जाएंगी। उपाधियां अंग्रेजों के समय, उसके पहले भी मिलती थी। किसी को महाराज बोलते थे, किसी को अधिराज बोलते थे, किसी को सम्राट कहते थे, किसी को विराट कहते थे, कोई चौधरी होता था, कोई पटेल कहलाता था। ये सब उपाधियां होती थी। तो इनके आधार पर व्यक्ति का समाज में स्टेटस बदलता रहता था। तो अब वो सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई, अब कोई ऐसा टाइटल नहीं रखेगा। लेकिन मिलिट्री में दी जाती हैं, परमवीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वो उन्होंने योगदान दिया, उस आधार पर उस योगदान को सम्मानित करने के लिए ये उपाधियां दी जाती हैं। वैसी उपाधियां कहाँ दी जाती हैं? आज संस्कृति शिक्षा के क्षेत्र में भी दी जाती हैं। जैसे पद्म पुरस्कार हो गए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो इन पर रोक नहीं लगी हुई है, ये दी जाती रहेंगी। फिर भी कुछ महानुभाव चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। बोला कि भारत रत्न जिसको दिया जाता है उसकी रैंकिंग, हायरार्की 7वें नंबर की हो जाती है। पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, ऐसे वो 7वें नंबर पर आता है। तो इस आधार पर तो बोला भेदभाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको समझाया कि भारत रत्न किसे दिया जाता है? जो वास्तव में भारत के लिए कुछ काम करा हो। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई। तो जब उसने भारत के लिए अपना कुछ विशेष योगदान दिया है, बदले में अगर उसको उपाधि दी जाती है और उसके आधार पर कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये भेदभाव है। आप भी करो, आप भी, तो फिर ये उपाधियां मिले। हाँ, कुछ लोगों ने वैसे ही अपने सिग्नेचर से अपने आप को ही उपाधियां दे रखी थी। जैसे नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू जी ने भारत रत्न देने के लिए नेहरू जी की सिफारिश नेहरू जी के द्वारा की गई। नेहरू जी ने नेहरू जी को ही भारत रत्न दे दिया था ना। ऐसे लोग भी हुए हैं। मतलब अजीब लगता है कि भाई एक प्रधानमंत्री खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे रहा है। जो सर्च कमेटी बनाई जाती होगी कि किसको भारत रत्न दिया जाएगा, वो कमेटी खुद ही डिसाइड कर रही है कि नहीं नेहरू जी को दे दिया जाए, और लेने वाले भी नेहरू जी, देने वाले भी नेहरू जी। ऐसे इंदिरा गांधी ने भी करा था। अभी तो भारत रत्न चूंकि राजनीतिक रूप से भी लाभ पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। अब इस उपाधियों में
एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी नागरिक विदेशी दूसरे देश की उपाधि नहीं ले सकता, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के ही ले सकता है। दूसरे देश भी देते हैं, जैसे पाकिस्तान ने, उनका एक सम्मान है जिसे कहते हैं निशाने इम्तियाज, वो उन्होंने दिलीप कुमार को सम्मानित किया था। दिलीप कुमार, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? इशुक। तो चूंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जब से बना तब से भारत के खिलाफ है, जब से बना तब से लेके अभी तक 4 युद्ध हो चुके, 3 बड़े युद्ध और एक, और उन सब में वो बुरी तरीके से पराजित हो चुका है, लगातार आतंकवादी घटनाएं भेजता है। तो उस समय लोगों ने कहा था, विरोध था कि नहीं, दिलीप कुमार को यह अवार्ड स्वीकार नहीं करना चाहिए, दिलीप कुमार ठहरे दिलीप कुमार। उन्होंने तो उसको स्वीकार किया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई थोड़ी हुई, क्योंकि राष्ट्रपति ने रोका नहीं, अनुमति दे दी, है ना। तो ये बिना अनुमति के नहीं ले सकते। 18 नंबर का आर्टिकल उपाधियों से संबंधित था। आर्टिकल 14, 15, 18, टोटल 5 आर्टिकल हैं जिसमें समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का पहला अधिकार यहां पर हो जाता है समाप्त। इसमें कुछ नहीं समझ आया हो तो अभी पूछ लो। क्यों भाई, स्पष्ट है सब कुछ? क्या वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार बना देना चाहिए या कंपलसरी कर देना चाहिए? अभी चूंकि आचार संहिता डिक्लेयर हुई है, चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, 4 चरणों में चुनाव होंगे लोकसभा के, मतदान अनिवार्य बना देना चाहिए? नहीं। आप क्यों बनाना चाहते हैं कि इसको कंपलसरी कर देना चाहिए? जिससे कि 100% मतदान हो। आप क्यों मना करना चाहते हैं? कुछ अपराधी जो होते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दे, तो अपराधी जो है अगर जेल में बंद है तो वोट तो वैसे भी नहीं डाल पाता। अगर वो कस्टडी में है तो चुनाव में वो वोट डालने नहीं जा सकता। तो उससे अपराधी जब चुनाव लड़ सकता है, जेल में रहते हुए, कस्टडी में रहते हुए आप चुनाव लड़ सकते हो, आपको दूसरे लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो जेल में बंद है वो वोट नहीं डाल सकता। ये तो विचित्र सी स्थिति बनती है। जरूरी ये होना चाहिए कि जो कस्टडी में है वो चुनाव न लड़ सके। आज लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में कई ऐसे लोग हैं जो सांसद विधायक बने हुए जिन पर गंभीर मुकदमे हैं। हालांकि दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष में से कई इसी एक फैसले पे तो जाना पड़ता है। तो अब देखो, इतनी बड़ी मशीनरी काम करती है, देश पूरे विश्व में इतना बड़ा लोकतंत्र का त्योहार कहीं नहीं होता है ना। इतने लोग बड़ी संख्या में वोट देते हैं। जब सरकार व्यवस्था करती है, सबकी वोटर लिस्ट तैयार होती है, तो यहाँ कंपलसरी किया जाना चाहिए। होता क्या है कि फिर सब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सब आजकल तो चोर उचक्के आ गए, हम लोग वोट देने नहीं गए। आप फल खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो कोई भी फल सब्जी अपने थैले में रख के ले आते हो या उसको देखते हो सड़ी गली खराब तो नहीं है? जो 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 100 रुपए किलो है मात्र, है ना। और ये तो लोकतंत्र पूरा चलाने वाले लोग हैं। इनको वोट देते समय हम देखते ही नहीं है कि ये है कौन, वास्तव में योग्य है कि नहीं। तो कंपलसरी किया जाना ज्यादा जरूरी है। कंपलसरी होगा जब ज्यादा लोग जाएंगे तो
कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो योग्य प्रतिनिधि निकल के सामने आएंगे। अभी तो क्या है बोला, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, एक में से चुन लो, दोनों ही डसना है। तो कंपलसरी तो किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें कंडीशन और जोड़ देना चाहिए कि मतदान का अधिकार अभी सिर्फ किसको मिला है, 18 साल और उससे अधिक को। वोट कंपलसरी करने से भी लाभ नहीं होगा जब तक वोटर ये ना जाने कि आखिर हमारे वोट की वैल्यू क्या है। कुछ वोटर अपने वोट की वैल्यू पहचानते हैं, इसलिए 500 1000 रुपए या शराब की बोतल ले लेते। वो वैल्यू नहीं, उसको पता होना चाहिए कि मेरे मत का मूल्य क्या है। मैं अगर वोट डालता हूं तो मेरी वजह से सांसद बनेगा, मेरी वजह से विधायक बनेगा, जो आगे चल के मंत्री बनेगा या मंत्री बनाने में योगदान देगा, जो हमारे लिए नीतियां बनाएगा, लागू करवाएगा, वो वैल्यू पता होना चाहिए कि मेरे वोट डालने से ये होता है। जब तक ये वैल्यू नहीं पता होगी तब तक लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लाए जाएंगे, पूरी सब्जी के लालच में वोट डाल के चले जाएंगे, या साड़ी के लालच में, या कुकर के लालच में। निर्वाचन आयोग खुद कह रहा था, मुख्य निर्वाचन आयोग, फ्रीबीज जैसे बोलते हैं, मुफ्त में मिलने वाली सरकारें बन गई मुफ्त की योजनाओं में, और अभी भी मुफ्त की घोषणाएं चल रही है। माफ कर देंगे हम बिजली, या हम अभी वो शिवराज सिंह चौहान क्या कहते थे कि अभी तो इतने आते हैं, जीतने के बाद हम 3000 रुपए देंगे। आप मुफ्त में ही देते रहो तो लोग काम करने क्यों जाएंगे? मूर्ख हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं। तो ये गलत है ना एक तरीके से। योग्य व्यक्तियों को, भाई आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों काम करना चाहते हो, बदले में तभी तो आप अच्छा वो चाहते हो, मुफ्त में मिले तो क्या करना। वोट की वैल्यू पता होना चाहिए। कंपलसरी से ज्यादा है कि वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया जाए जो वास्तव में कुछ भागीदारी रखते हैं। हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहिए। निर्वाचन आयोग मतदान बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। पिछली बार भी किया था, अभी भी, कि 85 साल से अधिक आयु के लोग घर से ही वोट डालेंगे। अब मत वो पहले तो बैलेट पेपर छपेंगे, फिर टीम उनके घर जाएगी, फिर वहां पर वो उनको, चूंकि गोपनीय रहता है तो कवर्ड करके वो पेटी लगाई जाएगी, फिर उनसे वो सील लगवाई जाएगी, फिर पैक करेंगे, फिर उसको भेजेंगे, है ना। जो लोग जॉब में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, उनकी वोटिंग अलग कराई जाती है। कितनी सारी चीजें कराई जाती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है कि वास्तव में जिनको सत्ता मिलना चाहिए उनको वास्तव में अभी नहीं मिल पाती है। अभी देखो ना आप, टिकट उन्हीं को दिए जाते हैं जो जीतने के चांस जिनके ज्यादा हों, उनको नहीं दिए जाते हैं जो कैंडिडेट वास्तव में अच्छे हो, क्योंकि हर पार्टी उसी को टिकट देती है जो उस सीट को निकाल सकता है। उसको कभी नहीं देती है जो व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति आज के समय जीतना मुश्किल है ना। वो कहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, कहां से लोगों को समर्थन लेके आएंगे। तो जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, ठीक, कितने समर्थक हैं उस आधार पर। तो ये लोकतंत्र की कुछ कमियां खामियां चलती रहेंगी। एनीवे, तो ये पहला जो फंडामेंटल राइट है पूरा का पूरा रट जाना चाहिए, एक एक आर्टिकल रटना चाहिए। फिर उसके बाद समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 आर्टिकल, धीरे धीरे करके ऐसे सारे अधिकार जो हैं पढ़ना है।